हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जिसका डिमांड काफ़ी टाइम से था, इंपॉर्टेंट केसेस एंड उनसे रिलेटेड जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट जो भी आपके एसएससी एग्जाम से रेलिवेंट होंगे, क्योंकि आपके प्री और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो हम कवर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये जो केसेस है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसे हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर करेंगे जिससे ईजी चीज़ों को हम समझ पाएँ और इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए और याद भी हो जाए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को, जैसे कि 10 इंपॉर्टेंट केसेस आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। केशवानंद भारती केस, शाहबानो का केस हुआ था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इमरजेंसी हमारी क्यों लगी थी ये भी हम देखने वाले हैं, एंड 1951 में केस होता है श्रीमद चंपकम डोराजियन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो 10 केसेस आज हम कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो द फर्स्ट केस इज A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस का नेम क्या है? A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। होता क्या है कि A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर होते हैं और 1947 से ही इनको जेल में बंद करके रखा हुआ होता है, कोई ना कोई इन पे केसेस लगा के। अब जैसे ये छूटने वाले होते हैं, इनके ऊपर फिर से प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट 1950 के तहत इन्हें जेल में फिर से रख दिया जाता है। अब ये जो A.K. गोपालन होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे ही छूटने वाले होते हैं और फिर से इनको अरेस्ट करके अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 लगा के इनको जेल में रख दिया जाता है और कोई भी रीज़न नहीं बताया जाता कि आपको ऐसा क्यों किया गया। ओके, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब आपको जेल में ऐसे ले जाके बंद करते हैं, कोई रीज़न नहीं दिया तो आप हो ही जाओगे परेशान। तो ये क्या करते हैं, ये एक रिट पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। फिर इस चीज़ से परेशान होकर ये फाइल करते हैं एक पिटीशन और चैलेंज करते हैं इस डिटेंशन को, और ये आर्ग्यू करते हैं कि इससे तो मेरा जो फंडामेंटल राइट है, राइट्स अंडर आर्टिकल 21, जिसमें किसकी बात की जाती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसका तो वायलेशन हो रहा है। और A.K. गोपालन जो है वो किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट होता क्या है कि अगर कंट्री जो है, ओके, गवर्नमेंट जो उसको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इसके पॉलिटिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा है दूसरी कंट्रीज़ के, ये बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और वो उनको शक होने लगता है, तो उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट 1950 लगा के उनको जेल में रखा जा सकता है। अब ऐसे ही होता है ये A.K. गोपालन के साथ। और फिर ये क्या बोलते हैं कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट है ये डिक्लेयर होना चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये तो भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि वायलेट कर रहा है माय फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 1D एंड आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 19 में हम क्या पढ़ते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है, फिर मुझे ऐसे ही आपने बंद करके रख दिया है, तो ये इनका इशू होता है। ओके, और ये रिट पिटीशन दायर करते हैं अंडर आर्टिकल 32। बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब इसमें इशू निकल के क्या आता है कि इशू क्या होता है इस केस में कि वेदर जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट है 1950 का, क्या वो वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 19 का एंड 21 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इशू निकल के आता है वेदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये इशू एक सेकंड निकल के आया। इट मीन्स क्या जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 1 में, अंडर आर्टिकल 21 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और एक आपका होता है ड्यू प्रोसेस लॉ, क्या ये दोनों ही सेम है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है कि अगर आपके जो राइट है ना अंडर आर्टिकल राइट टू लिव एंड लिबर्टी का, उससे भी सीज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर मीन्स कि अगर प्रोसीजर है, आर्टिकल 21 में क्या बोलता है कि अगर प्रोसीजर है तो आपके राइट टू लिव और लिबर्टी को भी सीज किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि अगर जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं होगा आपका जो राइट है उसका हनन नहीं हो सकता। तो प्रोसीजर एंड लॉ बोथ शुड बी फेयर नॉट आर्बिट्री, ये किसमें बात की गई? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 में है कि अगर प्रोसीजर है तो आपका जो राइट है उसको सीज किया जा सकता है, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि अगर आप सीज कर रहे हो तो वैलिड रीजन और बिल्कुल फेयर होना चाहिए, नॉट आर्बिट्री। ओके, तो ये दोनों में इन्होंने क्वेश्चन किया, ये इशू निकल के आया। क्या फिर ये दोनों ही चीजें क्या सेम हो गई? तीसरा इशू ये बनता है कि वेयर एनी लिंक बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कोई लिंक है आर्टिकल 19 एंड 21 में? क्योंकि वैसे तो दोनों हम देखें तो डिफरेंट है, तो ये कुछ इशू इसमें निकल के आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है इसमें 6 जजेस बैठते हैं। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है 6 जजेस की, जिसमें होते हैं चीफ जस्टिस H.G. काने। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये पहला केस था, तो इतना मैं आपको डीपली इसमें बता रही हूँ कि आपका एक बैकग्राउंड सा बन जाए कि आप इजिली सारे और केसेस को समझ पाएँ। ठीक है, तो ये जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। जस्टिस B.K. मुखर्जी, जस्टिस सुधीर रंजन दास, जस्टिस फैजल अली, और यहाँ पर रोल निकल के आता है जस्टिस फैजल अली का। अब इसमें जो मेजोरिटी होती है 5:1 की मेजोरिटी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट
इसमें जो डिसीजन देते हैं वो ये बोलते हैं कि जो ये पर्सनल लिबर्टी आप बार बार बोल रहे हो ना, ये जो पर्सनल लिबर्टी है इसका मतलब बस इतना ही है कि ओनली फ्रीडम ऑफ फिजिकल बॉडी, कि आपको बस फिजिकल बॉडी की फ्रीडम है, इधर भी आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, इस टाइप का इन्होंने ये बात कही। नथिंग मोर, ओनली फॉर फ्री मैन, जैसे कि एक फ्री मैन है ना वो कहीं भी जा सकते हैं, एनिमल हर कहीं तो जा नहीं सकता, तो फ्री मैन के लिए लिबर्टी का मतलब बस इतना है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है ना वो फ्री है। ओके, मैन कैन एंजॉय द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिसीजन दिया। आर्टिकल 21 में और इन्होंने क्या कहा कि ये गारंटी देता है अगेंस्ट डेप्रीवेशन टोटल लॉस ऑफ पर्सनल लिबर्टी, कि आर्टिकल 21 में हम पढ़ते हैं कि जीने का अधिकार, राइट टू लिव एंड लिबर्टी है, लेकिन ये भाई आप अपने इस आर्टिकल से डिप्राइव भी हो सकते हो। वाइल आर्टिकल 19 जो है ये अफोर्ड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, की अनरीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस आप पे लगा दिए गए उससे आपको बचा के रखता है आर्टिकल 19। ओके, तो ये 6 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, उन्होंने ये बोला। और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कही। और होता क्या है कि ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और इन सारी पॉइंट्स को इन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ए के गोपालन की जो पिटीशन थी उसको। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेट कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो आप बोल रहे हो ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया वैसे तो, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड ये वायलेट नहीं करता फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 19(1)D एंड आर्टिकल 21। तो एक तरीके से इन्होंने ना कोई प्रॉपर रीजन दिया ए के गोपालन को, और उनका जो पिटीशन था उसको भी रद्द कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसीजन देते हैं इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, बट इसमें अभी हमने देखा ना 6 जजेस की बेंच बनी थी, बट इसमें जो ये फैजल अली है ना, इन्होंने दूसरी बात कही। इन्होंने ये बोला कि ये तो बहुत ही भाई गलत डिसीजन है, इन्होंने डिनाई कर दिया। बाकी जो 5 जजेस थे ना, इन्होंने जो फैसला दिया इसको इन्होंने डिनाई कर दिया। इन्होंने बोला कि आपने कोई प्रॉपर रीजन तो दिया ही नहीं और डिटेन कर दिया समवन इलीगल, और आपने किसी को इलीगली बंद करके रख दिया और उनके वायलेट कर दिया उनके पर्सनल लिबर्टी को गिवन अंडर आर्टिकल 21। मतलब कोई भी रीजन नहीं दिया, कुछ भी आपने बोल दिया और उनका जो केस था आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। और यही जो फैजल अली है आगे के केसेस में ये काम आते हैं और फिर आगे इनकी बात को वैल्यू दी जाती है। तो ये था आपका ए के गोपालन केस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इन्होंने पिटीशन, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, कि जो इन्होंने पिटीशन डाली थी अंडर आर्टिकल 32, वो उन्होंने क्या बोला कि मेरा जो आर्टिकल 21 की बात की गई, आर्टिकल 19 की बात की गई कि ये वायलेट हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें मेन जो रोल था वो किसका था आपको ध्यान रखना है, फैजल अली, जिन्होंने अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 5 जजेस ने, उसके अगेंस्ट में इन्होंने बोला कि नहीं ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि आपने प्रॉपर रीजन दिया ही नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से ये अनफेयर था और जो ए के गोपालन की जो पिटीशन थी वो रद्द कर दी थी। आई होप ये जो केस था आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, वो है चंपकम डोराईराजन केस 1951 वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। होता क्या है, ये जो चंपकम एक लेडी होती हैं जो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाती हैं, बट अदर कम्युनिटीज़ को सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है और इन्हें अपने पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें एडमिशन चाहिए होता है वो इन्हें नहीं मिलता है। सो इस केस का आखिर बैकग्राउंड क्या होता है कि ये जो केस है ये चैलेंज करता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन मद्रास, जो प्रेजेंट में तमिलनाडु है, और ये चैलेंज करती हैं मद्रास हाईकोर्ट को फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो सबसे पहले ये जो पिटिशनर है हमारी श्रीमती चंपकम डोराईराजन, ये डिनाई करती हैं। ओके, इनको डिनाई कर दिया जाता है कि इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा मेडिकल कॉलेज में ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर रिजर्विंग सीट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ को सीट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और उनके कम्युनिटीज़ के लिए जो सीट है वो नहीं बची है। सो इस केस का बैकग्राउंड क्या है कि 1948 में जो मद्रास गवर्नमेंट है, मद्रास गवर्नमेंट ने सांप्रदायिक साधारण आदेश, यानी कि जिसे हम कम्युनल जनरल ऑर्डर बोल सकते हैं, पेश किया। और इसके अकॉर्डिंग जाति और धर्म के आधार पर जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सीटें आरक्षित की गई। किसके बेसिस पे? जाति और धर्म के बेसिस पे। अब होता क्या है कि आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 46 जिसे हम किस में पढ़ते हैं, डीपीएसपी में, इसके अकॉर्डिंग जो एससी हैं, जो एसटी हैं और जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल लेके आया जाता है, आर्टिकल 46। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और अदर जो कमजोर लोग होते हैं, ठीक है, अदर वीकर सेक्शन। सो ये जो केस है ये किसकी बात करता है कि क्या जो फंडामेंटल राइट है वो डीपीएसपी से भी आगे है, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी तमिलनाडु की गवर्नमेंट, वो आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग उन्होंने एसटी एससी अदर वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था में इनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए इन्होंने आर्टिकल 46 को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जो ही हमारी चंपकम है, इनका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा था, आर्टिकल 14। ओके, तो पहली बार ये देखने को मिलता है कि चंपकम डोराईराजन जो केस है 1951 में, जिसमें मौलिक अधिकार और जो राजनीति निदेशक सिद्धांत है जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, इनके बीच एक संघर्ष देखने को मिलता है। और ये पहला एग्जाम्पल था, पहला ऐसा केस है जिसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। फिर आगे हम और भी केसेस देखते हैं, केशवानंद भारती केस और भी केसेस है जिसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इशू ये निकल के आता है कि क्या जो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 15(1) को एंड आर्टिकल 29(2) को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो गारंटी करता है इक्वल राइट्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को। अब गवर्नमेंट जो है, अब क्योंकि इन्होंने तमिलनाडु में अपना जो केस किया होता है, ये कहाँ पहुंच जाता है, फिर पहुंच जाता है तमिलनाडु, यानी कि मद्रास हाईकोर्ट में इन्होंने अपना केस
क्या होता है, फिर ये कहाँ पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो इसमें मेन जो निकल के आता है कि जजमेंट क्या देती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, पार्ट 3 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन कास्ट। और ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फर्स्ट टाइम जो सुपरमेसी है फंडामेंटल राइट्स की ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज एस्टैब्लिश, जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी ऊपर है, देयरबाय इन्फ्लुएंसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। और इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी फिर होता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी का वॉज शेप्ड इन सब्सिक्वेंट डिसीजंस इंक्लूडिंग गोलकनाथ, केशवानंद भारती एंड मिनर्वा केस। इट मीन्स कि आगे ये जो डिसीजन होता है इस केस में, ये आगे हमें और कहाँ देखने को मिलता है, गोलकनाथ में, केशवानंद भारती एंड मिनर्वा मिल्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को भी देखने वाले हैं, जिसमें भी मेनली किसकी बात की गई, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। सो मेन आपको क्या याद रखना है कि निदेशक तत्व पर मूल अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, इसी का ये हिंदी है, यानी कि सुपरमेसी है फंडामेंटल राइट्स का ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और पहली बार इस केस में ऐसा देखने को मिलता है। आगे फिर गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स जो केस होगा उसमें भी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बारे में एक हमें संतुलन देखने को मिलता है। और इस फैसले ने शिक्षा में जो जाति आधारित आरक्षण को फिर क्या कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि संविधान के तहत केवल सार्वजनिक जो नौकरियां हैं वहीं पर आरक्षण की अनुमति प्रदान की गई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4). और इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकल के आता है कि आरक्षण बहाल करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को फिर पारित किया गया। 1951 आ गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, ओके, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 15(4) को, जो अलाउड करता है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजन वो बनाए, लेकिन सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है SC ST उनके लिए बनाया जाएगा। ओके, तो ये जो पूरा केस है इसका सिग्निफिकेंस क्या निकल के आता है कि ये मार्क करता है एक लैंडमार्क केस इन रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया में, और लेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एंश्योर करता है अफर्मेशन एक्शन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड कास्ट के लिए। तो ये जो हमने पूरा केस पढ़ा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिली, जिसने हाईलाइट किया फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को, रिजर्वेशन पॉलिसीज को एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो आई होप ये केस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो जो थर्ड केस है वो है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था बाय शंकरी प्रसाद। ओके, किसके खिलाफ, यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो पार्लियामेंट है उसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने की कोशिश की थी। एंड आपको पता है कि जमींदारी सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है इंडियंस का, और जो ज़मींदार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा, भाई वो माला माल भी हुए थे टैक्स वगैरह कलेक्ट करके। एंड कई सारे स्टेट ने इस ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की और कई सारे स्टेट ने इसको सही माना। एंड इसी वजह से MP, UP एंड बिहार में एक एक्ट आता है। सो MP, UP, बिहार में ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट लेके आते हैं ये तीन स्टेट, और इसके थ्रू जो जमींदार थे उनकी जो लैंड थी वो आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई। तो जो जमींदार होते हैं वो कहते हैं ये तो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है। तो इसी वजह से वो कोर्ट चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि कई हाई कोर्ट ने इस जमींदारी सिस्टम को सही माना और कई सारे हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में बात की। एंड इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पास कर दिया था कि ये रूट से ही ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एंड इस अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करके, राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करके आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा जाता है, जो अलाउ करता है स्टेट को टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर लैंड रिफॉर्म। एंड फिर जमींदारी एबोलिशन एक्ट को बिल्कुल लीगल यहाँ पर माने जाने लगा। ओके, बिल्कुल इसे लीगल माने जाने लगा जब 31A एंड आर्टिकल 31B को इसमें इंसर्ट किया गया। एंड आर्टिकल 31A के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। एंड आर्टिकल 31B के थ्रू शेड्यूल 9 में जो भी लॉ है चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। सो इसी वजह से जो शंकरी प्रसाद हैं वो ये केस करते हैं अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। एंड शंकरी प्रसाद जी ने कहा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 13, 14 एंड 19 ये तो फिर भाई बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इशू क्या निकल के आया कि क्या जो पार्लियामेंट है उसके पास इतनी पावर है कि अंडर आर्टिकल 368 का यूज करके वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। सेकेंड इशू ये निकल के आता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के लॉ में दिए गए मीनिंग में आता है या नहीं। एंड अंडर आर्टिकल 13 अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है तो उसे नल या वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो इफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अंडर आर्टिकल 13 लॉ ही ना माना जाए तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने वाले लॉ भी बना सकती है और इन्हें जुडिशियल रिव्यू से भी बचा सकती थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिया, 5 जजेस की बेंच ये बैठी थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बिल्कुल वैलिड है और बोला कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, चाहे इसमें किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो चाहे ना हो। तो इन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है।
एंड बोला कि आर्टिकल 13 जो है ये एक ऑर्डिनरी लॉ की इसमें बात की गई है, सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ की, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात नहीं की गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। बिकॉज आर्टिकल 13 में सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ की बात की गई है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो एक ऐसा लॉ है जिसमें पार्लियामेंट उसमें भी चेंजेस कर सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन आर्टिकल 13 में जो भी रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उसके अगेंस्ट काम कर सकता है, उसके अगेंस्ट काम कर सकता है। एंड ऐसे भी लॉ बना सकता है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती हैं और लोग इसमें चैलेंज भी नहीं कर सकते। सो मतलब ओवरऑल ये है कि आपका फंडामेंटल राइट भी वॉयलेट हो सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जो दुनिया भर के अमेंडमेंट है आप बस उनको लेकर अचार डालिए। फिर क्या होता है, 1967 में गोलकनाथ का केस होता है और उसमें जाके सुप्रीम कोर्ट को बुद्धि आती है कि नहीं भाई, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये भी एक ऑर्डिनरी ही लॉ है और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती। तो आखिर इस जजमेंट का, ये वाला जो केस है, इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो आप देखिए जो जजमेंट था इसने स्ट्रेंथन कर दिया पार्लियामेंट के पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। और लेटर ये इंटरप्रिटेशन जो है वो चैलेंज किया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में, और मॉडिफाइड हुआ ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में, जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो आई होप ये केस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ केस हम पढ़ने वाले हैं वो है बेरूबारी केस 1960, और ये केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से भी ये केस आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो बेरूबारी है, आखिर ये है क्या, किसी जगह का नाम है कि क्या है ये? तो बेरूबारी जो है ये एक जगह, एक थाने का नेम है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी, तो वहाँ पे एक थाने का नेम है। अब होता क्या है, जब इंडिया एंड पाकिस्तान की टेरिटरी का डिवीजन हो रहा था तो थानों का भी डिवीजन हो रहा था, ठीक है। तो ये बेरूबारी क्या है, एक आपका थाना है। तो जो वेस्ट बंगाल होती है वो ये बोलती है कि ये जो थाना है हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, और जो यूनियन कहती है कि भाई एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, आपको देना ही पड़ेगा। तो ये एक केस बन जाता है स्टेट वर्सेस यूनियन के बीच में। एंड ये जो बेरूबारी केस है इसको अदर नेम से और क्या कह सकते हैं, केस नेम बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव 1960। एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव 1960 आप समझ गए। एंड आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो किसी भी स्टेट की जो टेरिटरी है उसे डिक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है, ऑल्टर कर सकती है, उसका नेम चेंज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर ये बात उठी कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास भाई पावर है कि वो किसी भी स्टेट को ऑल्टर कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है। क्या पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को वो हटा के दूसरे कंट्री को दे दे? अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के पास जाना था और प्रेजेंट में अब ये पाकिस्तान के पास ही है ये बेरूबारी, तो इसी पे ये पूरा आपका मैटर था, ये पूरा एक केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, सिर्फ पार्लियामेंट स्टेट को ही कर सकती है, किसी कंट्री को नहीं दे सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तभी किया जा सकता है बाय यूजिंग आर्टिकल 368। किस आर्टिकल का यूज़ करके? आर्टिकल 368 का यूज़ करके पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को हटा के दूसरे कंट्री को दे सकती है। लेकिन ये जो आर्टिकल 360 है ये स्पेशल मेजॉरिटी से ऐसा होना चाहिए, राइट, स्पेशल मेजॉरिटी से। आर्टिकल 3 तो कहता है कि हाँ ठीक है, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, किसी भी स्टेट की जो टेरिटरी उसको घटा बढ़ा सकती है, नेम चेंज कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की टेरिटरी दूसरे कंट्री को दे सकती है। यहाँ पे यही बात थी कि जो वेस्ट बंगाल थी वो कह रही थी हम नहीं देंगे पाकिस्तान को, हम नहीं देंगे। लेकिन एग्रीमेंट साइन हो गया था, यूनियन गवर्नमेंट कह रही थी नहीं भाई देना तो पड़ेगा ही, लेकिन वेस्ट बंगाल मान ही नहीं रही थी। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 368 आर्टिकल के थ्रू ऐसा हो सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन ये स्पेशल मेजॉरिटी से ऐसा होना चाहिए। सो इसी के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1960, और जिसमें ये जो लैंड है वो एक्सचेंज हो जाता है पाकिस्तान के साथ। और ये जो पूरा बेरूबारी केस है ये प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे हमने पहले भी पढ़ा था प्रियम्बल में भी। प्रियम्बल में ये कहा जाता है, प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वैसे तो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि आखिर ये बेरूबारी केस था क्या, किसकी बात की गई? तो इसमें
टेरिटरी की बात की गई, क्योंकि वेस्ट बंगाल की टेरिटरी को हटा के पाकिस्तान को देने की बात हो रही थी, तो इसी पे ये पूरा केस था। तो इशू इसका क्या बन के आया कि जो पार्लियामेंट थी वो ट्रांसफर करिए इंडियन टेरिटरी को अनदर कंट्री, किसको, वो भी अनदर कंट्री किसको, पाकिस्तान से। पाकिस्तान को तो वैसे नहीं देना चाह रहे होंगे वेस्ट बंगाल, अंडर आर्टिकल 3 और आर्टिकल 368, राइट। रूलिंग क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि टेरिटरी का ट्रांसफर हो सकता है, रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, नॉट जस्ट अ लॉ अंडर आर्टिकल 3। यानी कि आर्टिकल 3 की तरह ये बिल्कुल सिंपल सा नहीं है, बट आर्टिकल 368 के थ्रू ऐसा हो सकता है। इंपैक्ट क्या पड़ा इस पूरे केस का, लेड टू द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1960 और इनेबल करता है लैंड एक्सचेंज विद पाकिस्तान के साथ। फिर ये लैंड एक्सचेंज हो जाता है, अब बेरूबारी प्रेजेंट में पाकिस्तान का पार्ट है। आई होप ये केस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। टू द पॉइंट क्या याद रखना है, इतना ही याद रखना है कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा आप समझ जाएंगे इस केस की बात हो रही, क्या केस में चीजें थी, और आप इजीली कर लेंगे। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब ये जो केस होता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये दो ब्रदर्स होते हैं, दो भाई होते हैं ये दोनों, ठीक है। एक का नाम होता है हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ। होता क्या है कि इनके पास 500 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड होता है, और उसी टाइम पे जो पंजाब है वो एक एक्ट लेके आ जाती है, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953, जिसमें इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन उस टाइम एक लिमिटेड पोर्शन ही लैंड का रख सकता था, अप्रॉक्स 30 एकड़ तक। तो दोनों भाई 60 एकड़ तक रख सकते थे। तो इसी चीज़ को लेके इस फैमिली ने चैलेंज किया कि ये कैसा लॉ है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 को वॉयलेट करता है। तो इसी पे बेस ये पूरा आपका केस था। तो इशू इसमें क्या अराइज हुआ कि वेदर पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, कि क्या पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने का अधिकार है 368 के थ्रू। इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसीजन दिया, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को एज दे आर असेंशियल एंड बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कंट्रोल, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो उससे भी आगे है कि कोई भी लेजिस्लेटिव कंट्रोल उसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती, और इस वजह से इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा इस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, कि जिसमें लिमिट कर दी गई पार्लियामेंट की पावर, जिसमें रेस्ट्रिक्ट किया गया पार्लियामेंट को फ्रॉम अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड लेड टू 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसकी वजह से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी होता है 1971। और ये जो केस है ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को फ्रॉम लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस। अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े मेनली इसमें फंडामेंटल राइट को ही वायलेशन से रिलेटेड है। आगे जो केशवानंद भारती केस आएगा वो भी आपका लैंड से ही रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से ही। सो आई होप ये केस भी आपको समझ में आ गया होगा कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी क्या था कि ये भी अपनी राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसको बचाना चाहते थे, अपने लैंड को, कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो रहा है। यही पूरे इस केस में था जिसमें कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर नहीं दी गई। इसमें ये जजमेंट सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट है उनकी जो पावर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर देंगे, राइट। तो ये था आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस। सो नेक्स्ट अब हम जो केस पढ़ने वाले हैं वो है केशवानंद भारती केस 1973। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस केस है ये। अभी जो हमने गोलकनाथ का केस पढ़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि देखो भाई जो पार्लियामेंट है उनके पास भी रेस्ट्रिक्शंस है, वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन जब ये केस आया केशवानंद भारती केस, तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उल्टा ही डिसीजन दे दिया। उन्होंने बोल दिया हाँ क्यों नहीं, पार्लियामेंट तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। तो यही इस पूरे केस में था। अब पहले बात नहीं आती कि केशवानंद भारती हम इतना पढ़ते हैं, ये है कौन। तो देखिए केरला में एक जगह है कासरगोड नाम की, तो वहाँ पे एक मठ था, उसी के ये हेड थे। और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ केस था ना उसी का जस्ट उल्टा डिसीजन दिया था इस केशवानंद भारती केस में, बिल्कुल डिसीजन ही पलट दिया। लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो इसमें मेन जो एक पॉइंट होता है ना, ये आपको याद रखना है कि ये इंट्रोड्यूस करता है ये केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो अलाउ करता है अमेंडमेंट, ठीक है, कि हाँ अमेंडमेंट कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन वो ऑल्टर नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को। और ये जो केशवानंद भारती केस है ये भी आपका एक लैंडमार्क जजमेंट था। अब इनके पास भी ना बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो ऐसे इनको भी कहा जाता है कि आप बस इतना ही प्रॉपर्टी रख सकते हैं और बाकी आपको देना पड़ेगा। तो यही फिर पहुंच जाते हैं, ये भी पिटीशन लेके पहुंच जाते हैं, भाई मेरा भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या इशू अराइज होता है कि क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है, मतलब मैं ही भगवान हूँ, अनलिमिटेड पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी।
एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन क्या दिया, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट अपना एक डॉक्ट्रिन लेके आया। कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आपको ध्यान रखना है इस वाले केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेके आया, जिसको क्या कहा गया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बोला कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, बट पार्लियामेंट को यह ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। और इसी वजह से ये जो केस है, जैसे कि हमने बेरुवारी केस का प्रियम्बल से रिलेशन देखा था, इसी तरीके से ये जो केशवानंद भारती केस है इसका भी रिलेशन बनता है प्रियम्बल से। प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, प्रियम्बल जो है इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा था, बेरुवारी केस भी पढ़ा था, केशवानंद भारती केस में भी पढ़ा था कि आखिर प्रियम्बल से रिलेटेड क्या बोला गया। ओके, तो क्या बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और पार्लियामेंट जो है भाई प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है, ये बोल दिया। मतलब आप देखो, अभी गोलकनाथ ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, यहाँ पे बोल दिया कि हाँ अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बचा के रखना है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को इन्होंने टर्म दिया, इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ओके, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि ओवरटर्न गोलकनाथ केस 1967 एंड लिमिटेड पार्लियामेंट पावर। यानी कि जो गोलकनाथ केस था 1967 का पूरा ओवरटर्न हो गया वो, और अपहेल्ड लैंड रिफॉर्म लॉज बट एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि ये लैंड रिफॉर्म के लॉज को लेके तो आई, लेकिन इन्होंने एंश्योर किया कि भाई प्रोटेक्शन करके रखना है आपको फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इसको आपको बना के रखना है, भले आप लैंड रिफॉर्म लेके आओ। राइट, तो ये केशवानंद भारती केस जो है ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, ये इसकी बात की गई थी, और ये पूरा एक लैंडमार्क जजमेंट था। एंड इस केस का सिग्निफिकेंस क्या निकल के आया कि ये प्रिजर्व करके रखता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। राइट, तो आई होप ये केशवानंद भारती केस भी आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो केस है वो है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। अब इंदिरा गांधी का आपने इमरजेंसी तो बहुत ही ज़्यादा सुना है ना, कि उन्होंने भाई इमरजेंसी लग गई थी इनकी वजह से। तो आप देखिए, ये जो राजनारायण थे ना, इलेक्शंस होते हैं उस टाइम, और ये जो राजनारायण थे ये अपोजिट होते हैं इंदिरा गांधी के, और इंदिरा गांधी जो है वो जीत जाती है फ्रॉम रायबरेली। कहाँ से जीत जाती है? रायबरेली आपका यूपी के पास पड़ता है, नियर लखनऊ। ओके, तो ये यहाँ से जीत जाती हैं। लेकिन जो ये राजनारायण है ये बोलते हैं कि भाई ये इंदिरा गांधी जो है ना, एलिगेशंस लगाते हैं इंदिरा गांधी पे कि ये माल फंक्शन करके इन्होंने पूरा केस जीता है, सॉरी पूरा इलेक्शन जीता है। कैसे माल फंक्शन करके? पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको जिताने में ही लगा हुआ है, करप्शन के थ्रू सबको इन्होंने खरीद लिया, इस टाइप के एलिगेशंस लगे इंदिरा गांधी पे। अब होता क्या है कि ये पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है, ये पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, थोड़े जांच वगैरह हुई तो बोला कि भाई मैडम जी, आपने जो ये इलेक्शन जीता है ना, आपने करप्शन से जीता है, इसलिए जो आपका ये इलेक्शन में आप जीती हो इसको हम नल और वॉइड कंसीडर कर दिया। क्या बोल दिया कि ये नल और वॉइड है आपका पूरा इलेक्शन। एंड इंदिरा गांधी फिर उनको भी गुस्सा है, बोली मैं आ जाऊंगी अब सुप्रीम कोर्ट। ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी बातें रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर स्टे लगा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स नहीं मिले अगेंस्ट इंदिरा गांधी। एंड बोला इंदिरा गांधी से, ठीक है आपको आपके पावर जो है उसमें हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और आप एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह काम करेंगी। तो फिर क्या होता है, जब इनका टेन्योर चल रहा होता है इंदिरा गांधी का, तो उसी टाइम ये एक अमेंडमेंट ले आती हैं। ठीक है, अमेंडमेंट लेके आती है 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। कौन सा अमेंडमेंट होता है? 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर है ना हमारी इंदिरा गांधी, तो इस अमेंडमेंट का मेन पर्पस था कि वॉज टू प्रोटेक्ट द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कि इलेक्शन जो हुआ है प्राइम मिनिस्टर का उसका रिव्यू ना हो पाए, और जो अदर ऑफिशियल्स हैं उसका भी जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। तो जुडिशियल रिव्यू से बचाना था इस अमेंडमेंट के थ्रू। और उसी टाइम फिर क्या होता है, जब इनके पास उतनी पावर नहीं रहती इंदिरा गांधी के पास, तो तभी इमरजेंसी लग जाती है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये बस ये चाहती कि भाई ये किसी तरीके से ना ये पूरा रिव्यू ना हो कि कैसे इलेक्शन हुआ क्या हुआ, तो इसलिए ये 39th अमेंडमेंट लेके आ जाती है इमरजेंसी के टाइम पे ही 1975 में। तो इशू क्या निकल के आया, क्या देखा हमने कि जो राजनारायण थे इन्होंने चैलेंज किया इंदिरा गांधी के 1971 के जो इलेक्शन में विक्ट्री हुई थी, और इन्होंने बोला कि भाई माल प्रैक्टिस की गई है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिया, तो इन्होंने बोला कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उससे कहा कि जो इलेक्शन है ठीक है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो इन्होंने बोला इनवैलिड है तो, लेकिन ये पार्लियामेंट की तरह काम करेंगी नॉर्मल, और उसी वजह से फिर इमरजेंसी लग जाती है 1975 to 77 तक रहती है। और सुप्रीम कोर्ट का फिर वर्डिक्ट क्या निकल के आता है कि इन्होंने बोला अपहेल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये बेकार नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इन्होंने बोला कि जो 39th अमेंडमेंट है,
ओके, जो प्रोटेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसको बोला भैया ये तो सही नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। इस केस का इम्पैक्ट ये पड़ा कि इस वजह से जो डेमोक्रेसी है इंडिया की वो बची रह पाई। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो जुडिशियल का ऐसा नहीं चलेगा। तो डेमोक्रेसी इंडिया की बची रही, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भाई उसकी भी इज्जत का सवाल था, वो भी बची रही। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कोई भी मिनिस्टर आएगा कुछ भी कर देगा। तो ये था आपका पूरा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है वो है मेनका गांधी केस 1978। अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। होता क्या है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में एक केस पढ़ा था ना, बिल्कुल पहला केस AK गोपालन का केस, बिल्कुल वैसे इनके साथ होता है। ये भी बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल वगैरह करती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया ना, इनका जो पासपोर्ट था उसको जब्त कर लिया। अब कोई भी वैलिड रीज़न ही नहीं दिया। अब आगे मेनका जी को गुस्सा, इन्होंने बोला ये कौन सी बात होती है भाई। अब मेनका गांधी ने क्या किया, आर्टिकल 32 का यूज़ करके इन्होंने रिट पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब बोला कि भाई ऐसा कहाँ होता है, आप तो मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को बिल्कुल जो क्या बताते हैं कि भाई मुझे तो लिबर्टी है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, जो ऑल्सो इंक्लूड करता है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, है ना, तो ये कैसे, ये तो सब वायलेट हो रहा है मेरा। और जिसकी वजह से आर्टिकल 14 जिसमें इक्वलिटी की बात होती है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है, इन सबको एक्सपेंड किया, इन सबके बारे में इन्होंने बोला और बोला कि ये तो मेरा सारा वायलेट हो रहा है ना। फिर इस वजह से फिर इशू हमें क्या देखने को मिलता है इस केस में कि मेनका गांधी ने पासपोर्ट जो था उसको जो गवर्नमेंट है वो जब्त कर लेती है, कोई भी वैलिड रीजन नहीं देती, जिसकी वजह से वॉयलेट होता है इनका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। फिर ये पिटीशन जो है ये आर्ग्यू करता है कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्या ये ऑल्सो इंक्लूड करता है राइट टू ट्रेवल एंड अब्रॉड, ये इसमें इशू उठाया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 21 है ये गारंटी देता है सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस की नहीं। अब आप देखो AK गोपालन के केस में इन्होंने क्या बोला था कि भाई, क्या बोला था, जो 5 जजेस थे उन्होंने क्या बोला कि भाई आपका जो ये आर्टिकल 21 है ना, इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी, सिर्फ आपकी बॉडी फ्री है, इसका मतलब ये था। अब यहाँ पे देखो आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल पलट गए, इनका डिसीजन बदल गया। इन्होंने बोला कि ये जो आपका आर्टिकल 21 है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी को ही फ्रीडम देता है, नॉट जस्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस बट अ डिग्निफाइड लाइफ आपको देता है, डिग्निफाइड लाइफ, कहीं भी आप जा सकते हो। एंड एनी रेस्ट्रिक्शन मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोई भी इसमें अगर रेस्ट्रिक्शन होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, तो कोई भी अगर इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है तो वो किसके थ्रू होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, तो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो AK गोपालन केस था 1950 उसको ओवर रूल कर दिया। अब जैसे वहाँ पे जो फैजल जो जज थे उन्होंने बोला था कि आप विदाउट वैलिड रीज़न दे के ही आप किसी को रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आपने तो कोई रीज़न ही नहीं दिया। और बाकी जो 5 जजेस थे उन्होंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में ही दे दिया था। वही जो फैजल जो थे उनका आगे जो उनका जो आगे वर्डिक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा काम आया। तो AK गोपालन जो केस था उसको फिर बोला कि भाई वहाँ पे गड़बड़ हुई थी, वहाँ पे गलत डिसीजन दिया गया था, और एक्सपेंड हुआ स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स का लिंकिंग आर्टिकल 14, 19 एंड 21। तो इसका सिग्निफिकेंस आखिर क्या पड़ा कि इसने स्ट्रेंथन किया जुडिशियल एक्टिविज्म को, एंश्योर किया कि भाई फेयर प्रोसीजर हो गवर्नमेंट के एक्शंस में, आप किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हो, किसी को भी जेल में बंद करके डाल दे रहे हो जैसे उनको डाल के रखा हुआ था। और जो ये लैंडमार्क केस बना बिल्कुल, जिसमें पर्सनल लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। ओके, तो आई होप ये मेनका गांधी जी का भी केस आपको समझ में आ गया होगा। जो AK गोपालन केस जो बिल्कुल फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, वहाँ पे डिसीजन कुछ और था, यहाँ पे कुछ और बोल दिया कि नहीं भाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 21 में आपकी बॉडी फ्री है, इसका मतलब है आपको एक डिग्निफाइड लाइफ आप जी सकते हो। ओके, और इसमें बहुत बड़ा रोल भी होता है फैजल अली जो उस टाइम जो जज थे उनके वर्डिक्ट का, क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट गए वो बाकी 5 जजेस के, राइट। तो आई होप इनका जो केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिनर्वा मिल केस 1980 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जो मिनर्वा मिल्स थी, होता क्या है, ये एक टेक्सटाइल कंपनी थी, ओके, उद्योग मिल था ये। 1970 में नेशनलाइजेशन होता है और जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये इस मिल को अपने अंडर में ले लेती है। जो मिनर्वा मिल्स होता है एक टेक्सटाइल कंपनी होती है, कहाँ पे, कर्नाटका में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने अंडर में ले लेती है अंडर द सिक्स टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। तो जो ओनर होते हैं मिनर्वा मिल्स के वो चैलेंज करते हैं इस एक्शन को आर्टिकल 14 एंड 19 में, और कहते हैं कि जो सर्टेन सेक्शंस हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू वो वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जिसको एस्टैब्लिश किया गया था एट द टाइम ऑफ केशवानंद भारती केस 1973। हमने यही पढ़ा था केशवानंद भारती केस में किसकी बात की गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की है, तो वायलेट हो रहा है। तो इसके की इशू क्या निकल गया कि क्या ये इशू बना, तो पहला कि ये कि क्या जो 42nd अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देता है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो वायलेट नहीं कर रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को।
और सेकंड इशू इसमें निकल के आता है कि क्या जो बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स का, जिसको हम पार्ट 3 में पढ़ते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो पार्ट 4 में पढ़ते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है बाय अमेंडमेंट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट इसमें आखिर क्या जजमेंट देती है, मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखना है। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सेक्शंस है 4 एंड 55 में जब अमेंडमेंट होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जो सेक्शन 4 है एंड 55 है, ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इसको जाता है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो कोर्ट है ये कहती है कि जो जुडिशियल रिव्यू है भाई, वो तो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसे कोई भी नहीं छीन सकता। जैसे कि पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है तो वो जुडिशियल रिव्यू का भी पावर छीन सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये भाई बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर सकती है, लेकिन उसको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसमें गड़बड़ ना हो, उसमें उनको कुछ भी हेरफेर नहीं करनी है। तो ये बात इसमें बोला गया। तो इस केस का आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ा? इस केस का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को, एंश्योर करता है कि जो पार्लियामेंट है कैन नॉट मेक लॉज दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन कोर प्रिंसिपल। की भैया जो पार्लियामेंट है अगर उसके पास इतनी पावर है, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखे कि वो कुछ ऐसे लॉ ना बना दे जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो वायलेट होता रहे। तो जितने भी हम केसेस देख रहे हैं सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। केशवानंद भारती केस का इसमें भी जिक्र किया गया, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को पावर दी गई कि ठीक है आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रक्चर सब नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे इन्होंने बोला कि हमारा जो प्रॉपर्टी भी ले ली गई, जिसकी वजह से हमारा आर्टिकल 14, 19 दोनों ही डिस्टर्ब हो रहा है, और इतनी ज़्यादा आपने पावर दे दी है पार्लियामेंट को कि बेसिक स्ट्रक्चर भी वो फॉलो नहीं कर रहा है, जो बात की गई थी किसमें, केशवानंद भारती केस में। तो ये मिनरेवा मिल केस जो है 1980 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट केस जो आज का है वो हम पढ़ने वाले हैं शाह बानो बेगम केस 1985, और ये केस भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस केस का नेम अगर हम देखें तो ये है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985। ये इनकी बीवी होती हैं शाह बानो बेगम, और ये इनको डाइवोर्स देते हैं। तो ये कहते हैं कि डाइवोर्स, ये चाहती थी कि डाइवोर्स के बाद भी ये मुझे जो बाद में जो पैसे मिलते हैं वो मुझे मिलते रहे अपने खर्चे पाने के लिए। इशू यहाँ पे ये आता है, जो शाह बानो होती है वो 62 ईयर ओल्ड वुमेन है, और वो मेंटेनेंस चाहती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC आफ्टर हर हस्बैंड डाइवोर्स हर, कि CRPC की के बाद भी उनके जो हस्बैंड उन्होंने डाइवोर्स दे दिया, लेकिन वो उनको मेंटेनेंस का ध्यान रखें अंडर सेक्शन 125। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेती है? सुप्रीम कोर्ट बोलती है, ग्रांट करती है मेंटेनेंस की, ठीक है आपको मेंटेनेंस मिलेगा, अफर्मिंग दैट मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम एलिमनी अंडर CRPC 125, कि CRPC 125 के अंदर जो मुस्लिम वुमेन है वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती हैं। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं शाह बानो बेगम केस 1985। अब ये केस भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज का ये हमारा लास्ट केस है। ये जो केस है इसका नेम क्या था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985। अब ये जो शाह बानो बेगम होती हैं ये महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की होती हैं, और ये 62 ईयर्स की होती हैं, और इनके जो हस्बैंड है अहमद खान, ये शाह बानो को डाइवोर्स दे देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। तो डाइवोर्स के बाद ये कहती हैं कि क्या मुझे मेंटेनेंस मिल सकता है, ये मेंटेनेंस चाहती थी अपनी लिविंग के लिए। तो इशू यहाँ पे ये उठता है कि जो शाह बानो 62 ईयर ओल्ड वुमेन है वो मेंटेनेंस चाहती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC आफ्टर हर हस्बैंड डाइवोर्स हर, कैन शी गेट मेंटेनेंस फॉर लिविंग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, क्या ये इनका जो मुस्लिम लॉ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, और क्या ये जो लॉ है ये वायलेट नहीं करता आर्टिकल 25 को? आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि भाई राइट है कि आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। ओके तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देती है कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मेंटेनेंस बिल्कुल मिलेगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोल देती है कि हाँ मेंटेनेंस मिल सकता है, अफर्मिंग दैट मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम एलिमनी अंडर CRPC 125। CRPC 125 के तहत जो मुस्लिम वुमेन है अपना एलिमनी को क्लेम कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना डिसीजन दे दिया कि हाँ बिल्कुल आपको एलिमनी मिलेगी, लेकिन अब देखिए होता क्या है ना कि उस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी, उस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी। तो वो एक और हो क्या जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ओके, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इनके बीच में मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ थी ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मान रही थी, तो इस वजह से जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम वो लेके आती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। किसकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की। वो ये लॉ लेके आ जाती है, ये एक्ट लेके आ जाती है, और ये क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ओके उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टिंग मेंटेनेंस राइट्स अंडर पर्सनल लॉ। और हो क्या जाता है कि जो मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ 3 महीने तक ही भरण पोषण मिल सकता है डाइवोर्स के बाद, और उसके बाद उनकी देखभाल रिश्तेदारों या फिर जो वक्फ बोर्ड द्वारा वो करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या होता है इसमें कि स्ट्रेंथन करना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट वुमेन के राइट्स को, एंड स्पार्क डिबेट्स ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा इसमें उठाया गया था। राइट, और अगर आपको पता है कि सबसे पहला कौन सा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड
अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो आई होप ये केस भी आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस चाहती थी आफ्टर डाइवोर्स, बट इनके फेवर में डिसीजन मिला, लेकिन क्या होता है जो मुस्लिम लॉ थी पर्सनल, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट चली जाती है। और क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है कि जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि भाई मुस्लिम काबिन को सपोर्ट मिले, तो इस वजह से उनकी वजह से ये एक्ट आ जाता है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, राइट, डाइवोर्स एक्ट 1986, जो रेस्ट्रिक्ट कर देता है मेंटेनेंस राइट्स अंडर पर्सनल लॉ। और कहा गया कि सिर्फ 3 महीने तक ही दिया जा सकता है, सिर्फ 3 मंथ तक, उसके बाद इनके रिश्तेदार जाने और दूसरे लोग जाने, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, सो अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट केसेस पढ़े और जो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी की बात करते हैं, फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट केसेस जो थे। तो आप देखिए, जो चप्पकम दुराई राजन जो केस था वो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था 1951, जिसमें डिस्प्यूट क्या राइज हुआ था, पहली बार फर्स्ट टाइम एज टू विच शुड बी गिवन सुपरमेसी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और जो फंडामेंटल राइट है उन्हें कहा गया कि ये प्राइमरी है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सब्सिडरी है, हेंस फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा सुप्रीम कहा गया। ओके, और इसी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है इस केस में 1951 में, जिसमें स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड किया जाएगा किसके लिए, सोशली इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस देखा था हमने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया था अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स में एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बिकम सबऑर्डिनेट बन गए थे फंडामेंटल राइट्स के। फिर इसमें हमने देखा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1971 में, और जिसकी वजह से पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है ऑल पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। 25th अमेंडमेंट भी इसी केस में होता है, जिसको चैलेंज किया जाता है आगे जाके केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में 1973 में, जिसमें कहा गया कि भाई अमेंडमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन आप वॉलेट नहीं कर सकते, नो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट केसेस से आपको रिवाइज हो गए होंगे। सो आज हमने जितने भी 10 केसेस पढ़े, वो केसेस कौन से सन में हुआ, कब आया था, वो कैसे हम याद रखेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले है AK गोपालन केस 1950। कैसे से याद रखेंगे हम, अब गोपाल भगवान है ना, यानी कि हमारे कृष्ण जी, तो गोपाल, अब गोपाल ना कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, वो सबको 50-50 हर चीज़ देते हैं। और यहाँ पर जितने भी केसेस हमने पढ़े सबके स्टार्टिंग में क्या है, 90s के ये केसेस हैं, राइट। तो गोपाल सबको 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1950 में हुआ था AK गोपालन केस। आई होप ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट है चंपेकम डोरारी राजन केस 1951। अब यहाँ से उठाना है राजन से राजा। अब राजा ना वो चाहेगा कि जो भी उसके पास पैसे वगैरह आए वो शगुन की तरह आए। अब 51 रुपये को शगुन मानते हैं, 51 रुपये को शगुन। तो ये जो केस हुआ था चंपेकम डोरारी राजन केस, ये कब हुआ, 1951 से। राजा से हमें रिलेट करना है, राजा को शगुन जैसा ही पैसा चाहिए, तो शगुन यानी कि 51 रुपये, सो 1951। देन नेक्स्ट है शंकरी प्रसाद, और ये केस भी कब आया था, 1951 में। तो प्रसाद भी 51 रुपये का होता है, 51 रुपये, ओके, तो 1951। देन बेरूबारी केस 1960 में आया था। अब यहाँ पर बेरूबारी से हमें याद रखना है, बेरूबारी बरी। अब बरी किसी को करेंगे तो कैसे करेंगे, सेफ्टी के साथ। बरी कैसे करेंगे, सेफ्टी 60, ओके, तो 1960 में। तो क्या हो जाएगा, 1960। नेक्स्ट है गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। अब यहाँ से ना ये गोलकनाथ से आपको जॉब उठाना है। अब आप जॉब के थ्रू अपने गुल्लक को भर सकते हो, कैसे याद रखोगे, जॉब के थ्रू गुल्लक को भर सकते हो। जॉब और गुल्लक, गुल्लक होता है ना पिगी बैंक, गुल्लक को भर सकते हो कैसे, जब भाई आपको जॉब के लिए कम से कम गिनती तो आनी चाहिए। तो आप देखो ये जो केस है लाइन से है 6 और 7, जॉब तभी मिलेगी, गुल्लक तभी भरेगा जब आपको गिनती आएगी, काउंटिंग आएगी 6, 7, तो 1967। इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। देन है नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस 1973। आई होप ये तो वैसे भी आपको याद ही होगा क्योंकि बहुत ही फेमस है। अगर हम याद करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप केशव उठा लो चाहे आनंद उठा लो। आनंद कोई बच्चा था और ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। क्या कर रहा था, शैतानी, ठीक है, शैतानी कर रहा था, चोट लग गई, टूट फूट गया, भर्ती हो गया, तो शैतानी 7-3, ओके, ऐसे आपको याद रखना है। केशवानंद भारती केस, आनंद भर्ती हो गया क्योंकि शैतानी कर रहा था, शैतानी 7-3, सो 1973। देन नेक्स्ट है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। तो आपको पता है ना कि इंदिरा गांधी की मूवी भी आई थी इमरजेंसी से रिलेटेड। तो इंदिरा गांधी की मूवी आई थी, यानी कि पिक्चर आई थी, पिक्चर 75। नेक्स्ट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन 1978। तो याद रखना है 1978। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल केस 1980। अब मिल्स वगैरह जो होते हैं ना, तो वो बहुत दूर दूर बनाए जाते हैं, आसपास नहीं होते, ठीक है, आसपास नहीं होते। आज से आपको 80 याद रखना है, आस 80, क्या हो जाएगा, आस 80। तो मिनर्वा मिल केस, ये केस कब हुआ था, 1980 में। एंड शाह बानो केस, अब कैसे याद रखना है, बानो यानी कि बैन, कोई भी चीज़ जिससे हमें पेचेस हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी अजीब है बट याद हो जाएगा, कोई भी चीज़ जिससे हमें पेचेस हो जाए उसे तो भाई हम बैन ही कर देंगे, बैन पेचेस 85, बैन बानो बैन 85, ओके। आई होप ये जो डेट्स हैं इनकी कब आए थे ये केस आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी में या डिफरेंट एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट, और क्वेश्चन के थ्रू ही हमें और क्लियर ये समझ में आ जाएगा। So the first question is, in which of the following cases the Supreme Court of India held that in case of any inconsistency between fundamental rights and directive principles, the fundamental right shall prevail? अगर कभी ऐसा हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय को ये डिसीजन लेना पड़ता है मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत, इट मीन्स DPSP के बीच में, तो मौलिक अधिकार को हमेशा ऊपर रखा जाएगा, ओके। और ये जो क्वेश्चन है आपके SST 2024 Tier 2 में पूछा गया था। सो हमने कौन सा केस पढ़ा था, चंपकम डोरारी राजन केस 1951, जिसमें कहा गया कि अगर कभी प्रॉब्लम आ जाती है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में चुनने की,
सो फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा जाएगा, और ये पहला केस था जिसमें फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी की बात हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप याद आ गया होगा, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एक्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। इट मीन्स किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन लिया था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षण केवल मनमानी कार्य कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, मनमानी विधायी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ए के गोपालन केस, राइट। सो ए के गोपालन केस में 5:1 की मेजॉरिटी से डिसीजन हुआ था, अगर आपको याद आया हो, और बाकी जो 5 जज उन्होंने बोला था कि जो प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है 1950 वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो फैजल अली थे उन्होंने बोला था कि विदाउट एनी वैलिड रीजन आप किसी को भी प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट के थ्रू जेल में नहीं रख सकते। ओके, तो ये केस रिलेटेड था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए के गोपालन केस। थर्ड क्वेश्चन इज, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज द स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई, तो ये कौन से केस में बात की गई थी, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम डोराई राजन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में ये बात हुई थी, कौन से केस में आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत ही फेमस केस केशवानंद भारती केस में, ओके, जिसमें फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 5 द फेमस केशवानंद भारती केस 1973, और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। केस वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। ओके, केशवानंद भारती केस 1973 कौन से इश्यू से रिलेटेड है, तो एमनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, जिसमें प्रियम्बल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था, और ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार पूछा जाता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which case the Supreme Court of India has investigated the preamble is the key to mind of the constitution maker। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने परिकल्पना की कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। कौन सा ये क्वेश्चन, कौन सा केस था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस कब हुआ था आपका, अभी हमने पढ़ा, बरी करेंगे सेफ्टी के साथ सेफ्टी, यानी कि 1960। तो 1960 में कहा गया था कि जो प्रियम्बल है ये की है टू माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बोला गया था। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल पार्ट नहीं है, ये आपका यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया था 2021 में जो एग्जाम हुआ था। प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने बोला, अगेन किसने बोला, बेरूबारी यूनियन केस में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू बेरूबारी केस 1960 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बेरूबारी केस जो हुआ था 1960 में, और मैंने ये केस आपको प्रियम्बल में भी पढ़ाया था काफी डीपली, तो आई होप अगर आपने प्रियम्बल का वीडियो देखा हो तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सेकंड है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ सब्सटेंटिव पावर कन्फर्ड ऑन द गवर्नमेंट। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि प्रस्तावना सरकार को प्रदत्त वास्तविक शक्ति का स्रोत है, और ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2021 प्री में पूछा गया था, आपके एसएससी में भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू बेरूबारी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो एक मेन पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक की है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए, एक सोर्स की तरह काम करेगा, लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं दोनों ही गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद को भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की कोई भी शक्ति नहीं है। ये कौन से केस में कहा था, ओके, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपका कौन सा केस था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अगर आपको जॉब से अपनी गुल्लक भरनी है तो आपको कम से कम काउंटिंग आना चाहिए, 6-7 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज ओन लाइफ इन अ मैनर ही लाइक्स बेस्ट। ये पूरा एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को अपने जीवन को उस तरीके से तैयार करने में सक्षम बनाता है जिस तरह से वह सबसे अच्छा पसंद करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, हो जाएगा आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये स्टेटमेंट पूरी याद रखनी है, फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज ओन लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस, इंदिरा गांधी की बात हो रही है, द सुप्रीम कोर्ट वाइडेंड द एम्बिट ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंक्लूडिंग विद इन द परव्यू ऑफ। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम, आपको पता है कि इंदिरा गांधी और राज नारायण का इलेक्शंस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। इंदिरा गांधी जीत जाती है और इन पे एलिगेशंस लगते हैं कि आपने गलत तरीके से इलेक्शन को जीता है, ठीक है, और ये चाहती थी कि मेरा जुडिशियल रिव्यू ना हो आगे चल के केस का, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मेनका गांधी केस 1978 द सुप्रीम कोर्ट रूल अबाउट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, इसमें किसकी बात की गई थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।
So next question is, which one of the following statement with regard to Menaka Gandhi versus Union of India case 1978 is not correct? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका यूपीएससी सीपीएफ जो पेपर होता है इसमें पूछा गया था, कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज हेल्ड एट आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स. इट वाज हेल्ड एट अ लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 may not satisfy the requirement of article 19. Third is, a fair trial eliminates the biases against the accused in the trial. Fourth one is, the right to life under article 21 does no include the right to die. तो देखिए ऑप्शन 4 क्लियरली पता लग रहा है कि बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. Next question is, in which of the following cases Supreme Court held for the first time that the procedure established by law under Article 21 would have the same effect as the expression due process of law? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह माना कि अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रभाव विधि की उचित प्रक्रिया के समान होगा? कौन से केस में ये पहली बार माना था? तो करेक्ट आंसर आपका फिर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. हमने ड्यू प्रोसेस लॉ पढ़ा था मेनका गांधी के केस में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. और ये आपका 2020 के एसएससी में पूछा गया था, इसलिए ही मैंने आपको डेट याद कराई कि डेट आपको याद हो जाए. मिनर्वा मिल केस, तो मिल्स जो होते हैं वो आसपास तो बनाए नहीं जाएंगे, दूर शहर से दूर बनाया जाएगा, आसपास नहीं होगा, तो आज 1980. ओके. देन गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो गोलक तभी भरेगा जब आप जॉब करोगे, और जॉब के लिए कम से कम कुछ काउंटिंग तो आपकी आनी चाहिए, तो 1967. राइट. नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण. अब इंदिरा गांधी की मूवी भी आई थी, पिक्चर आई थी, तो पिक्चर यानी कि 1975, पिक्चर 75. केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आनंद जो था वो भर्ती हो गया क्योंकि शैतानी करता था, शैतानी यानी कि 7-3 शैतानी, सो 1973. अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है तो आप इजली इसको लगा सकते हैं, कौन फर्स्ट था, कौन सेकंड था, कौन आया किसके बाद में. Next question is, which of the following cases results held that the Constitution of India is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and the directive principle of state policy? निम्नलिखित में से किस मामले के परिणाम से यह माना गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिलता पर आधारित है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस 1980. ओके. Next question is, in which one of the following cases the constitutional validity of the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986 was upheld by the Supreme Court of India? Muslim Women Protection of Right on Divorce कौन से केस में आया था? ये आपके सीरियस में पूछा गया है 2016 में. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस. ठीक है. शाह बानो बेगम केस अपने डाइवोर्स के बाद भी एलिमनी की ये चाहत रखती है, तो ये पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट. इनको मिलता तो है, बट क्योंकि राजीव गांधी की सरकार होती है तो मुस्लिम वोट की वजह से ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम वोट की वजह से इन्होंने कुछ ऐसे भी लॉ निकाल दिए थे जो मुस्लिम्स के फेवर में थे, और फिर ऐसा लॉ आ जाता है कि सिर्फ 90 डेज तक ही आपको ऐसा मिल सकता है एलिमनी आफ्टर डाइवोर्स. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट. 18 क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, 18 क्वेश्चन. अब यहाँ पर ना आपको मैच करना है कि कौन सा किसके लिए कहा गया था. तो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये केस हमने पढ़ा. तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, A.K. गोपालन की बात हुई थी, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था, किससे रिलेटेड है ये? प्रिवेंटिव डिटेंशन 1960 से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड से. ओके. नेक्स्ट है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. ओके, ये केस अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हम सी पे चलते हैं. शंकरी प्रसाद हमने पढ़ा, चंपकम डोरारी राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास भी पढ़ा. तो शंकरी प्रसाद देखिए, शंकरी प्रसाद का केस किससे रिलेटेड है? इन्होंने किसकी बात की थी? तो इनका भी जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात थी. तो इक्वालिटी एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमें एजुकेशनल दिख गया, तो बस चंपकम डोरारी राजन जो थी वो एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने केस किया था, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा. देन बच्चा शंकरी प्रसाद, तो शंकरी प्रसाद का इसमें कौन सा आ जाएगा? पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो सी का हो जाएगा सेकंड. अब बच्चा फिर कौन सा? रोमेश थापर, तो इनका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए तो ए का थर्ड, ओके, बी का फोर्थ, ठीक है, बी का फोर्थ, इसमें भी है, ए का थर्ड, किसी में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, किसी में है ही नहीं. सी का सेकंड, सी का सेकंड, ओके, एंड डी का फर्स्ट. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा. राइट. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और क्वेश्चंस के थ्रू और ज़्यादा क्लियरिटी हो गई होगी अबाउट केसेस. तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है और क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से आपको पढ़ना है. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें.